मुराद नफरत से अपनी दुल्हन सिद्रा को देख रहा था। उसे यकीन नहीं था इतनी कम उम्र लड़की दोबारा घर से भाग चुकी है। वो कैसे इतने खराब किरदार की हो सकती है। मुराद ने गाड़ी में ही सिद्रा के चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसे गाड़ी से नीचे उतार कर कहा, तुम पैदल हवेली आओगी। वो रोज उसे एक नई सजा देता। सिद्रा चीखती रहती, मैं बेकसूर हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। 3 माह बाद सिद्रा के घर वाले माफी मांगने आए और बताया कि सिद्रा तो हमारी इज्जत बचाने के लिए घर से भागी थी, वो बिल्कुल पाक है। ये सुनकर मुराद की जान निकल गई। वो अपने बाल नोचने लगा क्योंकि कल रात को ही उसने सिद्रा को, शेरदिल गाड़ी आहिस्ता से चलाओ, मैं गिर जाऊंगी। सिद्रा ने खुली जीप के हैंडल को मजबूती से पकड़ते चिल्लाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे शेरदिल से कहा, जो बहुत ही तेज रफ्तारी से पहाड़ी इलाके पर रात के अंधेरे में जीप चला रहा था, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ताया अब्बा की तबीयत ठीक नहीं और घर पर उनका ध्यान रखने वाला भी फिलहाल कोई नहीं। सब लोग करीबी गांव में एक शादी पर गए हुए हैं। शेरदिल ने महारत से मोड़ काटते कहा तो वो चुप होकर बैठ गई। शाम को 6 बजे अचानक हॉस्पिटल की वार्डन ने उसे इत्तला दी थी कि तुम्हारे घर से कोई लेने आया है। वो फौरन परेशान हो गई कि आखिर इस वक्त कोई उसे लेने क्यों आ गया। वो परेशान सी चादर ओढ़ कर नीचे आई तो मीटिंग हॉल में शेरदिल को बैठे देख तेजी से उसके पास आई। खैरियत है शेरदिल, इस वक्त तुम यहाँ? शेरदिल उसके चचा का बेटा था, उम्र में उसके बराबर ही था, इसलिए वो उसे भाई कहने की बजाय नाम से ही बुलाती थी। ताया अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी देखभाल के लिए तुम्हारा मेरे साथ जाना बेहद जरूरी है। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले आया। उसके इरादों से मुकम्मल तौर पर ना वाकिफ वो उसके साथ वापसी के लिए निकल पड़ी थी। अब वो बार बार उसे कह रही थी कि जीप की रफ्तार आहिस्ता करो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। एक जगह अचानक झटका लगा और वो शेरदिल के ऊपर गिरते गिरते बची। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसी की तरफ ही देख रहा था। घर पहुंचने में आधा घंटा बाकी था। ये रास्ता तंग और खतरनाक था। अगर एक तरफ से गाड़ी आती तो दूसरी गाड़ी को रुककर इंतजार करना पड़ता था। वो जा रहे थे तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी की हेडलाइट्स उनके चेहरों से टकराई, मगर शेरदिल ने जीप नहीं रोकी। दूसरी गाड़ी भी बिना रुके उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो घबराए से अंदाज में शेरदिल की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो गाड़ी रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से तकरीबन टकराने ही लगी थीं कि एकदम दूसरी तरफ से ब्रेक लगी और कोई तेजी से उतरकर उनकी जीप के पास आया। नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है, साइड पर नहीं हो सकते। टॉर्च की रोशनी शेरदिल के चेहरे पर डालते गुस्से से कहता वो कोई और नहीं बल्कि मुराद था, जिसके गुस्से के किस्से उसने गांव वालों की जुबान से बारहा सुन रखे थे। मुझे नजर आ रहा है, लेकिन शायद तुम्हारी आंखों की जगह बटन लगा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। मेरे साथ खातून है, तुम्हें चाहिए हमें रास्ता दो और तुम यूं सरेरा रोक कर तमाशा लगा रहे हो। शेरदिल ने दूबदू जवाब दिया। सिद्रा हैरत और घबराहट से उसका चेहरा देखने लगी, जो इस बदतमीजी में उसे जानबूझकर शामिल कर रहा था। शेरदिल को वैसे भी मुराद से खास किस्म का हसद महसूस होता था, इसलिए जानबूझकर हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मुराद ने उसकी बात पर एक नजर उसके बराबर वाली सीट पर बैठी सिद्रा के चेहरे पर टॉर्च मारी और दूसरी नजर शेरदिल की तरफ देखा। औरत जात का सहारा लेता है, इतनी ही हिम्मत है तुझ में। इतना कहकर मुराद अपनी जीप की तरफ वापस चला गया। सिद्रा ने उसके लहजे में एक अजीब सी चुभन महसूस की थी। मुराद से उसका सामना 1-2 बार ही हुआ था और जब भी हुआ उसे यूं लगा जैसे वो औरतों को बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखता है। उसे उसकी इज्जत और नफरत की वजह समझ नहीं आती थी। पूरे रास्ते वो यही सब सोचती आई, मगर कुछ हाथ नहीं लगा था। जब वो घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला था और घर बिल्कुल खाली लग रहा था। सिद्रा ने हैरत से अपने बराबर खड़े शेरदिल को देखा। घर पर तो कोई नहीं है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसके लहजे में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। शेरदिल कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि वैसे तो तुमने आना नहीं था। चलो अंदर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
ना चाहते हुए भी सिद्रा को अंदर आना पड़ा, क्योंकि वो ज्यादा देर बाहर नहीं खड़ी रह सकती थी। जैसे ही वो उसके पीछे अंदर दाखिल हुई, एकदम से मरकजी कमरा रोशनियों से नहा गया। हर जगह गुब्बारे वगैरह लगाकर डेकोरेशन की गई थी। एक तरफ केक रखा था। ये सब क्या है? उसने हैरत से शेरदिल की तरफ देखते हुए कहा, तो वो मुस्कुराया। आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। उसकी बात पर सिद्रा ने मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखा। आज से पहले तो कभी किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, ना ही किसी को याद होता था। तो शेरदिल अचानक उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? वो समझ नहीं पा रही थी। उसे शेरदिल के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। शेरदिल ने जबरदस्ती केक कटवा कर उसे एक गिफ्ट भी दिया। उस दिन के बाद से वो जानबूझकर उसके आसपास घूमने लगा था। अपने एग्जाम से फ्री होकर वो गांव वापस आई तो खेतों के कामों में अपनी माँ और चची का हाथ बटा देती। एक वक्त था उनके हालात बहुत ही आसूदा थे, मगर अब वो और उसकी माँ मुकम्मल तौर पर अपने ताया और चचा पर मुनहसिर थे। जब से उसके अब्बा की एक्सीडेंट में टांग टूटी थी, वो बिस्तर से लगे थे। तब से आहिस्ता आहिस्ता करके उनके खानदान वालों ने हर चीज पर कब्जा जमा लिया था। एक चीज थी जिसके लिए सिद्रा डट गई थी, और वो थी उसकी पढ़ाई। बहुत रो धोकर, लड़ झगड़ कर उसने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। उस पर भी उसे हर कुछ दिन बाद ताई और चची की खूब बातें सुनने को मिलती थीं। यहाँ तक कि वो गांव की चुगलखोर औरतों को बिठाकर घंटों उसके किरदार पर बातें करती कि शहर में जाकर अकेले रहती है, न जाने पढ़ाई के बहाने क्या गुल खिलाती होगी। ये सब सुनकर उसका कलेजा जलता था, मगर उसकी माँ हमेशा उससे कहती, तुम आगे से कुछ मत बोलना, हमारी मजबूरी है, वरना ये लोग हमें धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। वो अपनी देवरानी और जिठानी दोनों से ही दबती थीं। वो अपनी सहेली निम्रा के साथ खेतों से काम निपटाकर वापस घर की तरफ जा रही थी। तभी उसका अचानक मुराद से सामना हो गया। उसे यूं अचानक सामने देखकर वो घबरा गई और कतरा कर निकलना चाहा, मगर वो फैलकर रास्ते में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। उसकी दोस्त तो मुराद को वहां देखकर फौरन से भाग गई। मेरे रास्ते से हटे, मुझे जाना है। जब वो थोड़ी देर तक अपनी जगह से ना हिला तो सिद्रा ने हिम्मत करते अपने लब खोले। तुम में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से हटाकर दिखा दो। वो भी आगे से चैलेंज करते लहजे में बोला। सिद्रा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो उस वक्त उससे मुंह मारी नहीं करना चाहती थी। प्लीज आप यहाँ से हट जाएं, मुझे जाना है। एक बार उसने फिर से कहा तो मुराद का पारा चढ़ गया। एक तो वैसे ही औरतों से उसे नफरत थी, और इस तरह मिन्नतें करती औरतें तो उसे और भी जहर लगती थीं। वैसे भी अपने सामने खड़ी सिद्रा की बहुत सी दास्तानें उसने गांव के लोगों से सुन रखी थी। मैं तुम जैसी लड़कियों के मुंह लगना वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। जाओ मेरी नजरों से दूर। एकदम वो गुस्से से फिंकारा। मुझ जैसी लड़कियों से आपकी क्या मुराद है? सिद्रा ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा। ना जाने एकदम से इतनी हिम्मत उसमें कैसे आ गई थी। लड़की, मुझसे जुबान मत चलाओ। मैं तुम्हारे किरदार की कमजोरियों से अच्छे से वाकिफ हूँ। अगर तुम इतनी अच्छी और बाकिरदार होती तो उस दिन इतनी रात को अपने उस लिफंगे कजन के साथ अकेले नहीं आ रही होती। उसने उस रात का हवाला देते कहा जिस रात शेरदिल धोखे से उसे गांव लाया था। उसकी बात पर सिद्रा लब भींच कर रह गई थी। कहती भी क्या, वैसे भी दूसरों के सामने अपने किरदार की सफाइयां पेश करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुराद ने जब उसे खामोश देखा तो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। घर पहुंचने तक सिद्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सामान एक तरफ रखा जो वो खेतों में इस्तेमाल करते थे, और बाहर सहन में लगे नल से मुंह हाथ धोने लगी। उसके पांव पंडेलियों तक गंदे हो चुके थे। उसने पांचे थोड़े ऊपर करके पांव धोना शुरू किया। तभी अपने कमरे की खिड़की से झांकते शेरदिल पर उसकी नजर पड़ी, जो उसकी सफेद पंडेलियों को बहुत ही शौक से देख रहा था। सिद्रा ने फौरन अपने आप को ढांपा और तेजी से नल बंद करती अंदर कमरे में चली गई। एकदम उसे मुराद की बात याद आने लगी, जो शेरदिल को लफंगा बोल रहा था। शायद उसने उसकी आंखों में वो हवस भांप ली थी जो सिद्रा ना देख पाई थी। कितने घटिया हो तुम शेरदिल, तुम्हें भाई समझा हमेशा, और तुम मुझे किस नजर से देख रहे हो। उसे एकदम अपने आप से घिन सी आने लगी थी। उस दिन से उसने शेरदिल को मुखातिब करना ही छोड़ दिया।
मगर वो था कि उसके पीछे पड़ चुका था। अक्सर ही उसे चुटकी काटता या हाथ से पकड़ लेता। घर में बाकी लोगों की मौजूदगी में वो कुछ भी बोलने से कासिर हो गई थी। किसी को बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर कुछ कहती तो उसकी ताई और चाची उसके खिलाफ एक नया महाज खोल देती। उसके इसी डर ने शेर दिल की बेबाकियों को बढ़ावा दिया था। एक रात वो छत पर बैठी गुजरे दिनों को याद कर रही थी, जब उसके अब्बा मुकम्मल सेहतयाब थे और उनकी जिंदगी मुकम्मल पुरसकून गुजर रही थी। तभी शेर दिल छत पर चला आया। सिद्रा को उसकी आमद की खबर न हो सकी। वो तो अपने ख्यालों में ही मगन थी। कभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चौंक कर मुड़ी तो अपने सामने खड़े शेर दिल को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं। यूं लग रहा था जैसे नशा करके आया है और वाकई में उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शेर दिल, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने घबराहट भरी आवाज में कहा। उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ थीं। अगर किसी ने उसे इतनी रात को शेर दिल के साथ देख लिया तो कोई नई कहानी न बना ले। यही सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। शेर दिल उसका बाजू पकड़े दीवार के करीब ले गया और उसे दीवार से लगाया। उसके दोनों हाथ उसके दाएं बाएं थे। शेर दिल, मुझे छोड़ो, वो चिल्लाते हुए बोली, लेकिन वो उसके कंधे को मजबूती से थामे उस पर झुके जा रहा था। सिद्रा समझ गई थी कि वो शदीद तरीन नशे में है और इस वक्त उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। उसे अपनी इज्जत की परवाह थी। उसने शोर मचा दिया। शेर दिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर नीचे से सब लोग ऊपर छत पर आ गए। शेर दिल नशे में धुत अब भी उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था। उसकी ताई चाची और माँ वहीं सामने खड़े थे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो तेजी से आगे आईं और शेर दिल को वहां से हटाना चाहा, लेकिन शेर दिल ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। सिद्रा से ये बात बर्दाश्त ना हुई। उसका हाथ उठा और शेर दिल के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम में इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओ। इतने दिन से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब तो तुम मेरी इज्जत पर सीधा सीधा हमला कर रहे हो। उसी वक्त उसकी चची आगे बढ़ी। ये तुम क्या कह रही हो? खुद ही तुमने उसे वरगलाकर यहाँ पर बुलाया है। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम माँ बेटी हो ही ऐसी बद किरदार। इतना कहकर वो सिद्रा को एक तरफ धकेले शेर दिल को अपने साथ नीचे ले गई। हालांकि वो हकीकत से वाकिफ थी कि उनका बेटा किस किरदार का है। पीछे से सिद्रा ने चिल्लाकर कहा, अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा है तो नशे में इस वक्त ऊपर क्या कर रहा है? वो इस बात का कोई जवाब ना दे सकी। शेर दिल शराब पीता था। ये बात वो बहुत लंबे अरसे से छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सबके सामने आ चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ कमरे में आकर लेट गई। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने उन्हें पुरसकून होने के लिए एक दवा दी और सोने के लिए कह दिया। वो सोई ही थी कि थोड़ी ही देर में उसके कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में उसने देखने की कोशिश की और चंद लम्हों में उसे समझ आ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि दिलशेर है। दिलशेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घबराए हुए अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, जो अभी ही सोई थी। शेर दिल ने उसका बाजू पकड़ा और उसके बिस्तर पर चढ़ गया। इससे पहले कि वो मजीद बदतमीजी करता, सिद्रा ने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन वो नाजुक सी लड़की कब तक मुकाबला कर सकती थी? शेर दिल उसकी इज्जत पर हमला कर रहा था। उसी वक्त उसकी माँ की आंख खुल गई। उसे वहां देखकर वो घबरा गई। उसे धक्का देकर साइड पर किया। सिद्रा से कहा कि यहाँ से भाग जाओ। अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता। जहाँ भी जाओ बस यहाँ से निकल जाओ। उसने जल्दी से चादर पहनी और तेजी से घर से बाहर निकल आई। सुबह का उजाला होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। अपनी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता बचा था उसके पास। शेर दिल नशे में बकबक करता वहां से चला गया। सिद्रा जैसे ही चादर पहने घर से बाहर निकली और पगडंडी पर तेज तेज कदमों से चलने लगी, तभी अचानक किसी से जोर से उसका टाकरा हुआ। उसने अपना सर बामुश्किल थामा। कौन है इतनी रात को? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज उभरी। सिद्रा ने आंखें सुकेड़े देखा तो सामने मुराद खड़ा था। सिद्रा के हाथ में बैग था और एक चादर उसने ओढ़ रखी थी और घबराहट उसके कपकपाते हाथों से वाजे हो रही थी। मुराद ने एक तंजिया नजर उस पर डाली। ओह, तुम हो? इतनी रात को घर से भाग रही हो? किस आशिक के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो? तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं।
اس کی بات پر سدرا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مراد کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے دوسرے راستے سے تیزی سے وہاں سے گزر گئی۔ پیچھے مراد کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہ گئیں۔ وہ بس اسٹینڈ پر آئی اور شہر جانے والی بس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ وہ یہاں سے صرف ہاسٹل ہی جا سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بس نکلنے والی تھی۔ وہ جلدی سے بس میں چڑھی۔ شہر پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی تھی۔ ہاسٹل خالی پڑا تھا، وارڈن کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وارڈن اسے اس وقت یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن کچھ نہیں بولی۔ دوپہر کے وقت سدرا نے گھر فون کیا اور اپنی ماں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ بیٹا، جب سے تم یہاں سے گئی ہو تب سے پیچھے تمہاری چچی اور تائی نے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی ہے کہ تم آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی ہو۔ پورے گاؤں والے تم پر تھوک رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے سب کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے زبردستی میرا منہ بند کروا دیا ہے۔ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارے ابا اور مجھے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم وہاں ٹھیک تو ہو نا؟ اسے وہاں کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے آخر میں اس سے اس کی خیریت دریافت کی۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بس اپنا اور ابا کا دھیان رکھنا۔ یہ سب لوگ کتنا عرصہ ہم پر ظلم کر سکتے ہیں، ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں بولی۔ کچھ دیر وہ اپنی ماں سے بات چیت کرتی رہی، اس کے بعد اس نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ گاؤں والے تو اب اسے بالکل بھی نہیں جینے دیں گے۔ آخر کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں؟ یہ اس کا آخری سال تھا۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کے پیپر ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ گھر نہیں جائے گی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی واپس جائے گی اور اچھی جاب ڈھونڈ کر اپنے ماں اور باپ دونوں کو لے کر شہر چلی آئے گی۔ اسے اس وقت یہی سب سے اچھا فیصلہ لگ رہا تھا، لیکن آگے اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی۔ 2 مہینے بعد اس کے فائنل پیپر شروع ہو گئے۔ وہ ان کی تیاریوں میں کافی زیادہ مصروف تھی۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا اس دن کلاس کی کچھ لڑکیوں نے کہا کہ ہم پارٹی کرتے ہیں، لیکن اس نے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے دماغ میں بس اپنے گھر کی پریشانیاں ہی چلتی رہتی تھیں، ایسے میں وہ کوئی پارٹی وغیرہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوپہر تک وہ اپنا تمام سامان وغیرہ پیک کر کے تیار ہو گئی اور گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے مہینے بعد گاؤں جا رہی تھی، پتہ نہیں اماں اور ابا کیسے ہوں گے۔ وہ ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس گھر میں اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے وہ پریشان ہوتی، بلکہ وہ سب لوگ تو اس کی پریشانی کا باعث تھے، ہمیشہ سے پریشان کرتے رہتے تھے اور اس کی زندگی تنگ کرتے۔ گاؤں کی سرحد پر پہنچی تو اسے شیر دل کا خیال آیا، کہیں اب بھی وہ اس سے بدتمیزی نہ کرنا شروع کر دے۔ بس سے اتر کر پیدل ہی وہ گھر کی طرف چلنے لگی۔ اس سے آگے بس نہیں جاتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر راستے میں کوئی گاڑی مل گئی تو اس میں بیٹھ جائے گی۔ اکثر ہی مسافروں کی گاڑیاں چلتی رہتی تھیں۔ کنارے پر کھڑے ہو کر وہ انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت مراد کی گاڑی وہاں سے آتی نظر آئی۔ وہ ایک طرف ہو گئی۔ وہ اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس سے مدد لینا تو بہت دور کی بات۔ مراد نے جب ایک لڑکی کو یوں سڑک کنارے کھڑے دیکھا تو جیپ اس کے قریب لا کر روک دی۔ شام کے سائے گہرے ہونے والے تھے، اس وقت یہاں اکیلے کھڑے ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ ویسے تو مراد کسی عورت کی مدد کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ عورت ذات سے نفرت ہی اتنی کرتا تھا، لیکن اس وقت کا تقاضا تھا، اندھیرا ہونے والا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہاں پر اکثر ہی آوارہ قسم کے آدمی گھومتے رہتے ہیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جیپ روک کر اسے آواز دی، اگر لفٹ چاہیے تو گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بہت ہی اکھڑ انداز میں بول رہا تھا۔ سدرا نے اس کی آواز سن کر گردن موڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے سدرا کو دیکھ کر مراد بھی حیران رہ گیا۔ اوہ، تو تم ہو؟ کیا ہوا؟ تمہارے عاشق نے تمہیں چھوڑ دیا جو تم واپس آ گئی؟ اتنا عرصہ گاؤں میں نظر نہیں آئی۔ تمہارے گھر والے پریشان تھے، گاؤں کی ساری خبریں مراد تک پہنچ جاتی تھیں۔ سدرا اس کی یہ بات سن کر تل ملا کر رہ گئی۔ آپ ہوتے کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ میں جو بھی کروں آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے آگے سے تنگ آ کر جواب دیا۔ مراد جو اس کی مدد کے خیال سے اس کے قریب آ کر رکا تھا، اب اس کی بدزبانی دیکھ کر جیپ سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ کتنا بدتمیز ہے، یہ بھی نہیں کہ اکیلی لڑکی کھڑی ہے رک ہی جاتا۔ بہرحال مجھے کیا، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ یہی سوچ کر وہ پیدل چلنے لگ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے اسے لگ گئے تھے گھر پہنچنے میں۔
घर पहुंची तो अंधेरा बहुत ज्यादा फैल चुका था। दरवाजा उसकी चच्ची ने खोला था। उसे दरवाजे पर देखकर बोली, आ गई? तू जिसके साथ भागकर गई थी ना, वापिस आने का सोचा भी कैसे तूने? तुझ जैसी लड़कियां ऐसी होती हैं, शहरों में पढ़ती हैं और फिर किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं। कितनी बेशर्म है, मुंह उठाकर आ गई। उसने अपनी चच्ची को कोई जवाब ना दिया और एक तरफ से होकर अंदर चली आई। अपनी माँ के पास आई तो वो बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि आज वो आएगी और फौरन वो उनके गले लग गई। अम्मा, आप कैसी हैं और अब्बा की तबीयत कैसी है? उसने चारपाई पर लेटे अब्बा की तरफ एक नजर डाली। वो बेबसी से उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें सारे वाक़े की इत्तला मिल गई थी। बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। काश इस एक्सीडेंट में मैं मर जाता। आज इतना बेबस तो महसूस ना करता खुद को। अब्बा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो तड़पती उनके करीब आकर बैठ गई। आप ही हैं जिनकी वजह से मैं और अम्मा जी रहे हैं। दोबारा ऐसी कोई बात मत करना। फिर वो काफी देर तक बैठकर उन दोनों से बातचीत करती रही। उसकी अम्मा ने बताया कि इस बार फसल बहुत ही ज्यादा खराब हुई है और बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है और इस कर्जे को उतारने के लिए तुम्हारे ताया और चाचा ने बहुत से लोगों से मदद मांगी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब देखो क्या बनता है। ये सुनकर वो भी परेशान हो गई। जब से उसके चाचा और ताया ने खेतों का काम अपने हाथ में लिया था, तब से नुकसान होता जा रहा था। बीजान, आपकी तबीयत अब कैसी है? आप कहें तो मैं आपको शहर के अस्पताल ले चलता हूँ। मुराद ने खाना खाते हुए बीजान की तरफ देखते कहा, जिनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं रहती थी। एक दो बार मुराद अस्पताल से डॉक्टर को यहाँ ले आया और बीजान का मुआयना करवाया। उन्होंने जो दवाइयाँ दी, बीजान उन्हीं से गुजारा कर रही थी। उन्हें अस्पताल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं मुराद, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मुझे अस्पतालों के चक्कर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। बस तुम हकीम से मुझे कोई दवा ला देना। उनकी हमेशा की तरह एक ही रट थी। मुराद, तुमने जमीन के मामलात का क्या किया? इस बार हम मजीद फसल उगाने के बारे में सोच रहे हैं। तुम वो जमीन खरीद लो, फिर हमें बताओ, हम फसल लगाने का इंतजाम करते हैं। मुराद के बाबा आलम शाह ने खाना खाते हुए कहा, बाबा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक जमीन शेरदिल लोगों के हिस्से में है। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी फसल अच्छी उग सकती है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। जमीन इस तरह बनी हुई है कि हमें पूरा हिस्सा खरीदना पड़ेगा, आधा टुकड़ा नहीं खरीद सकते। अब उनसे बात करके देखते हैं, अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, वरना हम वो जमीन नहीं खरीद सकेंगे। वो संजीदगी से अपने अब्बा को सूरत हाल के बारे में बता रहा था। आखिर क्यों नहीं मानेंगे? जब हम ज्यादा कीमत देंगे तो वो जरूर मानेंगे। कल ही तुम बात करो उसके घर के बड़ों से। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ। मुराद ने सर हिला दिया। मैं किसी तौर वो जमीन नहीं बेचना चाहता हूँ। कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसकी शादी का इंतजाम इसी जमीन से करूंगा और इस पर हर साल हम फसल उगाते हैं। तुम लोग कैसे इसको बेचने का फैसला कर चुके हो? उन्होंने अपने छोटे भाई की तरफ देखते कहा तो सिद्धरा भी अपने अब्बा की तरफ देखने लगी। अब्बा, शायद ये बहुत जरूरी है, वो जमीन हमें बेच देनी चाहिए। वैसे भी बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है और कोई रास्ता भी नहीं रहा। फसल भी अच्छी नहीं हो रही। उसने दबे अल्फाज में अपने अब्बा को समझाने की कोशिश की, जो जमीन का टुकड़ा बेचने के सख्त खिलाफ थे। मगर उसके ताया और चचा ने पहले ही उन लोगों को हाँ कर दी थी और साथ में एक शर्त रखी थी। उस शर्त के बारे में सिद्रा बिल्कुल नहीं जानती थी। बिलाखिर उसके अब्बा ने कागजात पर दस्तखत कर दिए और यूं जमीन के साथ साथ सिद्रा भी मुराद के नाम हो गई। सिद्रा की माँ को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने खूब वावेला मचाया। दरअसल उसकी चच्ची और ताई ने अपने शोहरों के कान भरे कि जमीन तो उन्हें हर हाल में खरीदनी है, साथ में ही हम सिद्रा को भी सर से उतार देते हैं, वरना जब तक ये यहाँ रहेगी हमारे बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं आ सकेगा। मुराद वैसे भी औरतों को पसंद नहीं करता, ये उसके साथ जाकर खुश भी नहीं रहेगी। इसमें हमारा ही फायदा है। जैसे ही ये जाएगी सारी जमीन हम अपने बच्चों के नाम कर देंगे। लालच में उन लोगों ने सिद्रा का सौदा कर दिया। जब मुराद उनके पास जमीन की बात करने आया तो उसके ताया और चचा ने एक शर्त रख दी और कहा कि अगर तुम हमारी भतीजी से शादी के लिए राजी होते हो तो ही हम ये जमीन तुम्हें देंगे, वरना नहीं। ये सुनकर मुराद का दिमाग घूम गया, लेकिन उसके बाबा ने कहा था ये जमीन हर हाल में खरीदनी है
ان کی بات کا احترام کرتے اس نے یہ شرط مان لی۔ وہ اپنی بی جان کے علاوہ کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی، اس بات سے گھر والوں کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ اماں، یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں ہرگز بھی اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ سدرا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ یہ اس کی زندگی تھی، کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن اس کے تایا اور چچا نے بہت بڑی گیم کھیلی تھی۔ مراد سے کاغذات پر دستخط کروا دیے اور اسی چیز کے بدلے تو زمین بیچی تھی۔ اب کوئی بھی اس کی شادی کروائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، انکار کیا، مگر اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ تیاریاں کیا تھیں؟ ایک بوجھ کو اتارا جا رہا تھا۔ ان کے لیے تو وہ بوجھ ہی تھی۔ مراد کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ اس نے شادی کے بدلے زمین لی ہے تو اس کی بی جان نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ سب مت کرو، ایک لڑکی کی زندگی برباد مت کرو۔ بی جان، ویسے بھی مجھے عورتوں سے نفرت ہے، کیوں آپ بار بار مجھے محبت کی تلقین کرتی ہیں؟ نہیں کر سکتا میں کسی عورت سے محبت، نہ ہی مجھے کسی عورت پر بھروسہ ہے۔ اس کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو رہے تھے۔ بی جان خاموش ہو گئی۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مراد نے کہا تھا کہ زیادہ دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس 2 کپڑوں میں اسے لے کر آ جائیں گے، بات ختم۔ سدرا، ہم لوگ جنازے پر جا رہے ہیں، تم گھر پر اپنا دھیان رکھنا اور اپنے ابا کا بھی خیال رکھنا۔ اس کی ماں اسے ہدایت دے کر اپنی دیورانی اور جٹھانی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ دراصل قریب کے گاؤں میں ہی رہنے والے ان کے ایک رشتے دار کی اچانک موت ہو گئی تھی۔ انہی کے گھر تعزیت کے لیے وہ لوگ جا رہے تھے۔ سدرا کو پتہ نہیں تھا کہ شیردل ان کے ساتھ نہیں گیا۔ شیردل گاؤں میں ہی کہیں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا اور دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو خطرناک تیور لیے سدرا کو ڈھونڈنے لگا۔ آج وہ اس سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اس دن جو چلا کر تماشا لگایا تھا وہ اس سب کا قصوروار سدرا کو ہی ٹھہرا رہا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سدرا کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ شیردل نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر مڑی اور شیردل کو سامنے دیکھ کر چیخنے لگی۔ اس کے ابا اس کی چیخیں سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتے وہاں آئے تو شیردل کو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کر چلانے لگے، لیکن وہ انہیں ٹھوکر مار کر اسے زبردستی گھسیٹتے کمرے میں لے گیا اور اس کے کپڑے پھاڑنے لگا تھا کہ سدرا نے گلدان اس کے سر پر مارا اور کمرے سے نکل کر گھر سے بھاگ گئی۔ اب کی بار وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی، اس لیے گاؤں کے قریبی بنے پہاڑی پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ جب تک گھر والے واپس نہ آ جاتے وہ گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے ابا موجود تھے اور اس کا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ کئی گھنٹے تک وہ وہیں رہی۔ پیچھے اس کی اماں، چچی، تائی وغیرہ واپس آئیں تو شیردل نے مرچ مسالہ لگا کر کہا وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ گھر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اس سے جب سوال کیا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کے ابا نے بھی خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے اس کی بات کی تصدیق کی۔ بات جب مراد تک پہنچی تو وہ ایک بار پھر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ غصے سے ان کے گھر آیا اور کہا کہ مجھے کل کے کل ہی شادی کرنی ہے۔ اس نے تمام تیاریاں مکمل کی اور اگلے دن ہی بارات لے کر پہنچ گیا۔ مراد بیزار سا بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس کے پہلو میں سدرا کو لا کر بٹھایا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ وہ اس لڑکی کی پرچھائی سے بھی دور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس کی دلہن بنی اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا۔ لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوئے تو چبھتے ہوئے لہجے میں مراد نے اس سے کہا تمہارے قصے تو گاؤں میں بہت مشہور ہیں، تمہیں اگر ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو مجھ سے شادی سے انکار کر دیتی یا زہر کھا کر مر جاتی، لیکن تم تو 2 دفعہ گھر سے بھاگنے کے بعد بھی بے شرموں کی طرح یہاں دلہن بنے بیٹھی ہو۔ شکر کرو جو میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے کر جا رہا ہوں، ورنہ کوئی تمہیں اپنی رکھیل بھی نہ بنائے۔ اس کے اتنے گرے ہوئے الفاظ پر سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ مراد کے ساتھ اس کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ مراد کو آگے سے کوئی جواب نہ دینا، ہماری عزت رکھ لینا، ورنہ تمہاری چچی اور تائی نے تمہیں جتنا گاؤں میں بے عزت کر رکھا ہے
कोई और तुमसे शादी का सोचेगा भी नहीं, इसलिए अपना घर बसाए रखना। हर तरफ से उस पर दरवाजे बंद हो चुके थे। वो जो इतनी पढ़ी लिखी थी और बाशऊर थी, किसी कैद खाने में कैद होकर रह गई थी। अब मुझे तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले जाना पड़ रहा है। क्या वक्त आ गया है मुझ पर। मुराद की बड़बड़ाहट एक बार फिर उसे सुनाई दी। अब वो मजीद बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। उसने भी जान को इशारा किया और कहा कि ये तमाम नाटक अब खत्म करवाएं। मैं इसको रुखसत करके घर ले जा रहा हूँ, आप लोग जरगुल के साथ आ जाइएगा। उसने अपने खास आदमी का नाम लिया। बीजान उसके तेवर देखकर समझ गई कि अब वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने रुखसती का इशारा दिया। मेहमान अभी खाना खा ही रहे थे। इतने अचानक रुखसती देखकर सब तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन मुराद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बाजू से पकड़कर सिदरा को खड़ा किया। चलो अब रुखसती का वक्त आ गया है। उसने सिदरा को उसके घर वालों से मिलने का मौका भी ना दिया और सीधा उसे लिए बाहर आया, अपनी जीप में बिठाया और जीप स्टार्ट कर दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि सिदरा एहतजाज तक ना कर सकी, बल्कि वो तो वैसे भी कुछ कहने का हक नहीं रखती थी। सारे हक तो उससे छीन लिए गए थे। यहाँ से मुराद लोगों की हवेली काफी लंबे फासले पर थी। बीच में एक सड़क आती थी जिसके दोनों तरफ घना जंगल था। वहां से गुजर कर ही उन्हें जाना था। मुराद जानता था अभी मेहमानों और बीजान वगैरह को आने में बहुत टाइम लगेगा। वो फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था। उतरो नीचे और पैदल हवेली तक आओ। मैं अपनी जीप में तुम्हें बिठाकर जीप की तौहीन नहीं करना चाहता। सिदरा की तरफ मुड़े बिना ही उसने उसे हुक्म दिया। सिदरा हैरत से उसकी तरफ देखकर रह गई, लेकिन फिर उसका हुक्म मानती नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, मुराद तेजी से जीप आगे भगा ले गया। वो पीछे से चीखकर उसे पुकारने लगी, लेकिन उसने नहीं सुना। वो उसे अपनी गाड़ी में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नाचार सिदरा को पैदल ही हवेली की तरफ चलना पड़ा। दुल्हन के लिबास में चलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। थोड़ा ही आगे पहुंची थी कि कुछ आवारा आदमी वहां सड़क के बीच में आकर खड़े हो गए। कहाँ जा रही है? तेरे शोहर ने तुझे घर से निकाल दिया क्या? वो नशे में लड़खड़ा रहे थे। उन्हें देखकर सिदरा घबरा गई और तेजी से भागती दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ी। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए भागना पड़ता है। चलते चलते वो सोच रही थी, उसने पहाड़ी रास्ते से जाने का फैसला किया था। जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है, वो भी रात के इस पहर, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। चलते चलते अचानक उसका पांव मुड़ा और वो जमीन पर गिर गई। तकरीबन 2 घंटे के लंबे सफर को तय करने के बाद मुराद हवेली पहुंच चुका था, लेकिन अब तक वो नहीं आई थी। बिना उसकी परवाह किए वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। काफी देर बाद बीजान ने आकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। मुराद, दुल्हन कहाँ पर है? उनके चेहरे पर काफी घबराहट थी। उनकी बात सुनते मुराद के माथे पर सलवटें पड़ी। क्या मतलब कहाँ पर है? अब तक आई नहीं क्या? या फिर अपनी भागने वाली रिवायत पर कायम है? ये ना हो कि शहर भाग गई हो। बड़बड़ाते हुए वो चप्पल पहनकर बाहर आया। मुराद, तुम ये क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे साथ नहीं आई थी क्या? उनकी बात मुराद के कदम ठटके। उससे याद आया कि उसने उसे बीच रास्ते में उतार दिया था। वो रास्ता खतरे से खाली नहीं था। ये ना हो कि वो किसी मुसीबत में पड़ गई हो। अब मुझे ही जाकर देखना होगा, वरना बाबा जान मुझसे 100 सवाल करेंगे। वो बिना बीजान को कोई जवाब दिए तेजी से निकला और अपनी जीप स्टार्ट की। इधर उधर उसकी तलाश में जीप घुमाता रहा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। फिर एक तरफ से उसे आवाज आई, कोई करा रहा था। मुराद ने करीब जाकर टॉर्च जलाकर देखा तो अपना जख्मी पांव लिए सिदरा जमीन पर बैठी रो रही थी। मुराद को वहां देखकर फौरन घबराकर उठी। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चलो जीप में बैठो, मुराद ने उसे हुक्म दिया। वो मुश्किल से चलते उसके जीप में आकर बैठ गई। पूरे रास्ते मुराद ने कुछ नहीं कहा। जीप घर के सामने रोकी, सिदरा को खींचते हुए जीप से नीचे उतारा और बाजू से सख्ती से पकड़कर अंदर ले आया। हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ ही था कि बीजान से उसका सामना हुआ। ये ले पकड़े बीजान, अपनी बहू को इसे समझा दे कि मेरे कमरे की तरफ कदम भी ना बढ़ाए। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं, और आप भी ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा। अपना फैसला वाजे सुनाता वो वहां से चला गया। बीजान फौरन आगे बढ़ी और उसे पकड़कर एक तरफ बिठाया।
बेटी, तुम इसके रवैये से परेशान ना हो। इसके रवैये के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मैं सही मौका आने पर तुम्हें बता दूंगी। फिलहाल तुम आराम करो। मैंने गेस्ट रूम में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। वो शर्मिंदा से लहजे में कह रही थी। वलीमे तक मुराद से उसका दोबारा सामना नहीं हुआ था, लेकिन वलीमे के बाद मुराद ने हर तरह से उसे अजियत देना शुरू कर दी। घर के सारे मुलाजिम उसने फारिग कर दिए और हवेली का सारा काम वो उसी से करवाता था। कभी कभी उसे उसका बनाया खाना पसंद नहीं आता तो वही उठाकर उस पर गिरा देता और उसके जलने की परवाह भी न करता। यहाँ तक कि एक दिन वो उसे घसीटते घोड़ों के अस्तबल में ले आया और कहा, यहाँ की सफाई करो, घोड़ों की देखभाल करो। सिदरा ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। घोड़ों को देखकर वो घबरा गई, लेकिन मुराद ने उसे कोई ढील ना दी। अपनी निगरानी में सारा काम करवाया। ऐसी जिंदगी जीते सिदरा अब थक रही थी। रोज मुराद उसे उसकी बदकिरदारी के नित नए किस्से सुनाता और वो इन किस्सों को सुनकर खुद भी हैरान होती कि आखिर ये सब कब हुआ। वो अपनी सफाई में मुराद के सामने कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी कि ये सब बातें उसकी ताई और चची ने गांव के लोगों को बताई हैं और दूसरे लोगों की तरह मुराद ने भी उन पर यकीन कर लिया है। जब से वो शादी होकर आई थी, एक बार भी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकी थी क्योंकि मुराद की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो उन्हें बहुत याद करती थी। कई बार उसने मुराद से कहा कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुराद ने आगे से साफ इनकार कर दिया। तुम यहाँ पर मेरी मुलाजमा की सूरत में आई हो, मेरी मनचाही बीवी नहीं हो। कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से कुछ करने दूंगा। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। एक बार कह दिया ना कि तुम उनसे नहीं मिल सकती तो मतलब नहीं मिल सकती। उसने बात ही खत्म कर दी थी। तुम बहुत ही कठोर इंसान हो मुराद। वो दिल ही दिल में सोचती वहां से चली गई। अगली सुबह गैर मामूली तौर पर मुराद अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। बीजान भी परेशान थी, लेकिन घुटनों के दर्द की वजह से ऊपर नहीं जा पा रही थी। उन्होंने सिदरा को आवाज दी, बेटा मेरे घुटनों में शदीद दर्द है, सुबह से मसला हो रहा है। ऐसा करो तुम ऊपर आ जाओ और देखो मुराद अब तक नीचे क्यों नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। बीजान के कहने पर सिदरा परेशान हो गई। वो जानती थी कि मुराद के कमरे में उसकी मर्जी के बिना गई तो क्या हशर करेगा वो उसका, लेकिन फिर मजबूरी थी, उसे जाना पड़ा। उसने दरवाजा बजाया, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसने हैंडल पर हाथ रखकर हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर नीम अंधेरा था। उसने एक दो बार मुराद को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। लाइट ऑन करके वो उसके बेड के करीब गई तो वो नीम बेहोशी की हालत में था। बेसाख्ता सिदरा ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा था। वो तेजी से नीचे आई, ठंडा पानी निकाला और कुछ बर्फ वगैरह डाली। एक छोटा तौलिया निकाला और ऊपर ले आई। उसके पास बैठकर उसके माथे पर पट्टियां रखने लगी। नींद में ही वो उसका हाथ पकड़े बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। वो ऐसे ही बार बार बड़बड़ा रहा था। सिदरा को कुछ समझ नहीं आई। वो उसकी पट्टियां वगैरह करके नीचे आ गई। उसने भी जान से उस बात का जिक्र किया। वो काफी उलझन में थी। तब भी जान ने उसे बताया, मुराद बहुत छोटा था जब उसकी माँ उसे छोड़कर घर से भाग गई। तब से ही उसने औरतों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। मेरे अलावा वो किसी औरत पर भरोसा नहीं करता। अपनी माँ की बचपन की इस हरकत ने उस पर बहुत बुरा असर डाला है। उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा, इसलिए वो औरतों से नफरत करता है। लेकिन तुम उसकी बीवी हो, मैं जानती हूँ। गांव वाले तुम्हारे बारे में जो बातें करते हैं वो सब झूठ है और एक दिन मुराद को भी इस बारे में पता चल जाएगा। मुझे तुम्हारी माँ ने सारी बात बताई थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुराद को वो सब बताऊं, क्योंकि मुराद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने एक दो बार कोशिश भी की थी, लेकिन बेटा अब जो भी है तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो कहकर वहां से चली गई। पीछे वो सोच में पड़ गई, आखिर वो मेरी बात क्यों सुनेगा। तकरीबन 3 माह गुजर गए थे उसे इस हवेली में आए। उसका हर दिन अजियत पर था। एक दिन वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। उस वक्त बैरूनी दरवाजा बजा। मुराद ने दरवाजा खोला तो सामने सिदरा के घर वालों को खड़े देखकर हैरान रह गया। उसके ताया, चची, बाकी तमाम लोग हवेली आए थे। क्या करने आए हैं आप लोग? कहा था ना, सिदरा से आपका कोई लेना देना नहीं।
اس نے اکھڑے لہجے میں کہا تو اس کے تایا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا ہم معافی مانگنے آئے ہیں، بس ایک بار ہمیں سدرا کے سامنے معافی مانگنے دو، ہم نے اس کے ساتھ بہت ہی غلط کیا، اس پر جھوٹے الزام لگائے، وہ بیچاری تو گھر سے صرف اپنی عزت بچانے نکلی تھی۔ یہ سنتے ہی مراد کے کان کھڑے ہوئے اور وہ فوراً ان کو اندر لایا۔ سارا قصہ اس کے سامنے کھل کر آ گیا کہ کس طرح شیر دل اس کی عزت پر حملہ کرتا رہا تھا جب سے وہ شادی ہو کر آئی تھی۔ گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے، اس کی تائی کی بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور شیر دل گھر سے سونا وغیرہ چرا کر خود کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے شہر چلا گیا۔ یہ سب جب اس کے تایا اور چچا کو پتہ چلا تو انہیں اپنے ظلم یاد آنے لگے۔ ان کے بچوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، فصل تباہ ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ گھر بھی گروی رکھنا پڑا۔ اب انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے سدرا اور اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا وہی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ سدرا بھی ان کے بیچ میں بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، وہ سب لوگ معافی مانگ رہے تھے، سدرا نے انہیں خاموشی سے معاف کر دیا۔ ان سب کے جانے کے بعد مراد اس کے پاس آیا۔ مراد کے لہجے میں بہت ہی شرمندگی تھی اور چہرے پر بھی افسوس جھلک رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہر عورت کو اپنی ماں کے تناظر میں دیکھا تھا، اس لیے اسے لگتا تھا کہ عورت ذات بھروسے کے لائق ہی نہیں، لیکن اب جب اسے سب کچھ پتہ چلا تو اسے یقین ہو گیا کہ سدرا بالکل بھی بد کردار نہیں ہے، بلکہ وہ تو معصوم تھی۔ اور اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بخار میں مبتلا تھا اور بنا کوئی نفرت اپنے دل میں رکھے سدرا اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس دن ہی ایک نرم سا گوشہ مراد کے دل میں اس کے لیے بننا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا اور بھی جان کے سو جانے کے بعد کچن میں کام کرتی سدرا کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ سدرا اس کے اس بدلے رویے پر کافی حیران ہو رہی تھی۔ مراد نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، سدرا اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ کر حیرت سے مراد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے تم میرے ساتھ یہیں پر رہو گی، تم میری اصلی بیوی ہو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، نفرت میں نے کبھی تمہارا معصوم چہرہ اور دل دیکھا ہی نہیں، مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، نہ جانے کب میرا دل تمہارے لیے پگھلنے لگ گیا۔ معصوم سے انداز میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا سدرا کو بہت ہی اچھا لگا۔ اتنا عرصہ اسے مراد کے ساتھ رہتے ہو گیا تھا اور وہ اس کی بہت سی عادات سے واقف ہو گئی تھی۔ عام طور پر وہ ایک سنگ دل انسان نہیں تھا، بس بچپن میں ہوئے ایک واقعے نے اس پر غلط اثر ڈالا تھا۔ اس نے کھلے دل سے مراد کو معاف کیا اور اس کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی۔